हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इस वीडियो में वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, वो लेके आया हूं। और इसी एक वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम में जैसे यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो उसके साथ आप लोग देखोगे तो इसी एक वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए आप लोगों को क्या करना है, इस पूरे वीडियो को देख लेना है और अपने सभी फ्रेंड या फिर जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड ऑन हो उस ग्रुप में भी शेयर कर दो, ताकि इस सब्जेक्ट का जिस भी स्टूडेंट का पेपर होने वाला है वो एकदम अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सके। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इस वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्वेश्चन पेपर की, क्वेश्चन पेपर को हम लोगों को फॉर्मेट भी देखना है और उसके बाद क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से मतलब कि पीवाईक्यू में आप लोगों को बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होता है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। और एक बारी मैं फिर से पहले ही बता देता हूं, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर अपना पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों का 1182B ये आप लोगों का सीरियल नंबर होने वाला है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना मतलब कि पेपर कोड देख सकते हो। आप लोगों का पेपर कोड क्या है, 6967 2 बार 01 और फिर 2 बार 02, ये आप लोगों का पेपर कोड होने वाला है। और आप लोगों का ये क्वेश्चन पेपर नेम क्या होने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। आप लोगों का 2 पार्ट में आप लोगों का पेपर आएगा। एक पार्ट में आप लोगों को 30 नंबर 1 घंटा दिया जाएगा, तो उसमें से आप लोगों को मतलब कि 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। मतलब कि जो पहला क्वेश्चन है वो तो कंपलसरी करना ही करना है, उसके बाद 2, 3 और 4 क्वेश्चन में से मतलब कि 3 क्वेश्चन में से आप लोगों को 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये आप लोगों का फॉर्मेट होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का शॉर्ट नोट्स, आप लोगों को किन्हीं मतलब कि 3 टॉपिक्स आप लोगों को दिए गए हैं शॉर्ट नोट्स में से, उसमें से आप लोगों को 2 करने हैं। बट आप लोगों को मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का कंपलसरी है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना ही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को बता रखा है, पूछ रखा है मतलब कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि लॉ हमारा जो आने से पहले इक्वलिटी कैसे मेजर किया जाता था उसके बारे में आप लोगों को बताना है। उसके बाद है आप लोगों का सेकंड आर्टिकल 51A के, मतलब कि आर्टिकल 51 में आप लोगों का ए के में क्या क्या आप लोगों का प्रोवाइडेड है वो आप लोगों को बताना है। उसके बाद सी वाले पार्ट में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, तो इसके अंतर्गत आप लोगों का क्या आता है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इन 3 क्वेश्चन में से आप लोगों को किन्हीं 2 क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो इनमें से आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है। तो पहला आप लोगों का है व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल, मतलब कि जो भी लॉ होता है उसका क्या क्या रूल होता है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है और उसका एक एग्जाम्पल भी देना है। मिनिमम 1 एग्जाम्पल आप लोग देख देना है, या फिर आप लोग मैक्सिमम 3 एग्जाम्पल दोगे तो वो भी काफी मतलब कि हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, मतलब कि आप लोग का जो भी धर्म ये निरपेक्ष होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से पूछ रखा है हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मतलब कि ये लॉ ऑफ द लैंड का क्या क्या आप लोगों का फंक्शन है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये आप लोगों का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट के लिए भी आप लोगों को 1 घंटा ही दिया गया है और इसमें आप लोगों को 40 मार्क्स कवर होने वाले हैं। ठीक है, आप लोग सीरियल नंबर देख लो, सीरियल नंबर सेम होने वाला है और आप लोगों का पेपर कोड भी सेम होगा और फिर आप लोगों का पेपर नेम भी आप लोगों का सेम ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है क्या कि ऊपर दिए गए सभी मतलब कि उत्तरों के आंसर लिखने हैं और 4 के आंसर लिखने हैं और सभी ये क्वेश्चन के इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या मतलब कि नेचर है, उसके क्या क्या मतलब कि रोल है आप लोगों का गवर्नेंस इंडिया में, मतलब कि इंडिया के अंतर्गत क्या क्या उसके रोल है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक्सप्लेन रोल ऑफ लॉ एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ वायलेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ, मतलब कि जो भी आप लोगों का वायलेंस होता है उसके लिए कौन कौन सा ये लॉ है और उस लॉ में क्या क्या रूल लिखे हुए हैं वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया सेकुलरिज्म इन नाइदर एंटी गॉड एंड प्रो गॉड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, मतलब कि जो भी धर्मनिरपेक्ष है मतलब कि या फिर सेकुलरिज्म है वो आप लोगों का एंटी गॉड या फिर प्रो गॉड उसके रिगार्डिंग क्या क्या है वो आप लोगों को
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बताना है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिकेबल एक्सप्लेन, मतलब कि जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज होती है वो नॉन जस्टिकेबल होती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, या फिर उसके अंदर क्या क्या मतलब की चीजें इंडोल होती है, वो चीज आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रिएम्बल मीन, कैन बी प्रिएम्बल बी अबेंडेड, मतलब कि जो सोशलिस्ट है उससे क्या मतलब होता है, जो कि हमारा प्रिएम्बल मीन के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर इन ब्रीफ, मतलब कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें साइलेंट फीचर्स क्या क्या है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। अब मूव कर लेते हैं, यहाँ पे तो हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया है। अब मूव करते हैं हम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों का इसमें PYQ के भी आंसर प्रोवाइडेड है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, पहले मैं आप लोगों को एक बारी ये दिखा देता हूँ क्वेश्चन, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हिंदी मीडियम में मैं पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अपने सही फ्रेंड के पास शेयर कर देना है, ताकि हर एक जो भी स्टूडेंट का इस सब्जेक्ट का पेपर है वो अपना पेपर एकदम अच्छे से कर सके, ठीक है। तो फटाफट इस वीडियो को करो शेयर और अपने फ्रेंड और ग्रुप में, और इस वीडियो को बिना स्किप के पूरे अच्छे से देख लो, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हिंदी में अभी दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो भी मतलब कि स्क्रीनशॉट लेने वाले हो वो इन स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी आप लोगों को एक्सप्लेन भी इसी एक वीडियो में करने वाला हूँ मैं, तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, और बाकी जो मतलब कि काम चलाओ क्वेश्चन पेपर होंगे मैं उसको मतलब कि क्वेश्चन होंगे उसको मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और वीडियो ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर्स, तो फटाफट इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, या फिर अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसी का इंग्लिश मीडियम में दिखा देता हूँ, तो इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हो, फटाफट देख लो, और फिर मूव करते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन पे, जो कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। और इसी मतलब कि पीडीएफ में आप लोगों को PYQ भी का आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, अगर पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके अपना पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप से, ठीक है। तो फटाफट जाओ अपना पीडीएफ कलेक्ट करो और फिर अपना स्टडी कंटिन्यू करो। एंड यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, तो बस आप लोग इंग्लिश मीडियम में, जिनके पास इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में देख लो, और जिनके पास हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम में बैक स्पेस करके आप लोग हिंदी मीडियम में देख सकते हो, क्योंकि मैंने वहाँ पे हिंदी मीडियम में भी आंसर प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फटाफट अपना स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ ले लो मेरे से मैसेज करके, एंड अपना मतलब कि स्टडी अच्छे से करके आओ। अगर साथ के साथ आप लोगों को क्या करना है, साथ के साथ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के पास तो क्वेश्चन पेपर भी मेरे को शेयर कर दिया करो, ताकि जो भी मतलब कि न्यूज़ सेशन आता है तो न्यूज़ सेशन वालों के लिए हेल्प हो जाता है, क्योंकि उनके पास भी क्वेश्चन पेपर नहीं होते तो वो रिवीजन करने के पर्पज से ले सकते हैं। अब देख लेते हैं हम उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि हमारे पेपर में बार बार रिपीटेड होते ही होते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को इसी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो बस आप लोगों को क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया है, वहाँ पे से जाके आप लोगों को क्या करना है, सिंपली मुझे मैसेज करना है और अपना पीडीएफ कलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए होगा। और इस वीडियो से भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग देख लो, मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी एक वीडियो में। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, मतलब कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे आप लोग क्या समझते हो, तो वो चीजें आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। संविधान शब्द मौलिक सिद्धांतों या स्थापित उदाहरणों के एक समूह को संदर्भित करता है, जिसके अनुसार एक राज्य या संगठन शासित होता है। यह एक कानून और राजनीतिक दस्तावेज है जो सरकारी स्थानों की
संरचना शक्तियों और कार्यों को रेखांकित करता है और सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। मतलब कि सिंपल समझो, जो भी हमारा संविधान है उसके अंदर बहुत अलग अलग सिद्धांत है, और वो जो भी संविधान है वो क्या काम करता है, जो भी हमारे देश के अंदर कानून या फिर पॉलिटिक्स में मतलब कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनको कैसे मतलब कि कस्टमाइज करना है वो, और जो भी सरकार और फिर जो भी कॉमन पीपल होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताने का ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे तो भारतीय संविधान भारत गणराज्य का सर्वोच्च कानून है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। मतलब कि ये कब ये लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को ये हमारे देश में अपनाया गया था। यह एक व्यापक दस्तावेज है जो देश के राजनीतिक और कानूनी ढांचे को नियंत्रित करता है। भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। मतलब कि जो भी हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना है 26 जनवरी 1950 से ये हमारे देश में लागू हो गया था। तो पहला पॉइंट है आप लोगों का लंबा और विस्तृत। मतलब कि जो भी भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना। ओके, उसके बाद है आप लोगों का सेकंड पॉइंट प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक प्रमुख समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। मतलब कि इसके अंतर्गत कि कोई भी इंसान या फिर वो बहुत ही बिजनेसमैन मतलब कि रिचेस्ट पर्सन हो या फिर कोई भी इंसान जिसके पास पैसा ना हो, गरीब हो, दोनों के पास इक्वल राइट्स है एंड इक्वल सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का संघीय संरचना। संविधान केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के साथ एक संघीय संरचना स्थापित करता है। हालांकि यह आपात स्थिति के दौरान एक मौजूद एकात्मक पूर्वाग्रह की भी अनुमति देता है। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में विभिन्न टाइप के जो भी मतलब कि राइट्स है वो डिवाइड करता है इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली से आप लोग क्या समझ सकते हो, भारतीय सरकार की संसदीय प्रणाली का पालन करता है, जहां राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मतलब कि इसके अंतर्गत आप लोग सिंपल समझ सकते हो, जो भी राष्ट्रपति होता है मतलब कि प्रेसिडेंट होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे प्रमुख होता है, इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो भी मतलब कि प्रधानमंत्री होता है उसके पास सारा जो पावर होता है वो मतलब कि पूरे देश को कस्टमाइज करता है अपने अकॉर्डिंग। मतलब सिंपल समझ सकते हो, प्रेसिडेंट आप लोगों का हो गया किंग। ठीक है, और जो आप लोगों का प्रधानमंत्री हो गया वो आप लोगों का महामंत्री, जैसे मतलब कि पुराने टाइम में बोले जाते थे महामंत्री के टाइम पे हो गया। तो किंग तो ज्यादा काम नहीं करता ना, मतलब कि हमारे इंडियन जो भी राजा थे तो राजा तो ज्यादा काम नहीं करते थे, वो महामंत्री को सारे मतलब कि राइट्स दे देते थे और महामंत्री अपने हिसाब से पूरा मतलब कि राज्य में कंट्रोल करता था, या फिर मतलब कि कोई भी चेंजेस करना है तो चेंजेस करता था। तो वो चीज आज के भी टाइम में फॉलो होता है। जो भी प्रेसिडेंट होता है वो किंग होता है और जो प्रधानमंत्री होता है वो महामंत्री, या फिर जिसके पास पूरा मतलब की पावर, वो अपने हिसाब से पूरे पावर को कस्टमाइज करता है। ठीक है, तो उससे आप लोग ये समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का मौलिक अधिकार। संविधान सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें समानता का अधिकार, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और बहुत कुछ शामिल है। ये अधिकार न्यायसंगत है, जिसका अर्थ है कि इसके अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। मतलब कि जो भी मौलिक अधिकार है, मतलब कि ये फंडामेंटल राइट्स है, वो आप लोगों के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मतलब कि संविधान के अकॉर्डिंग प्रोवाइडेड है। वो हर एक किसी के पास है, या फिर वो रिचेस्ट मैन हो इंडिया का या फिर वो पुअरेस्ट मैन हो इंडिया का। मतलब कि दोनों पीपल के ऊपर एक ही जो संविधान है वो लागू करता है। ठीक है, इससे आप लोग ये समझ सकते हो। उसके बाद है आप लोगों का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मतलब कि जो भी स्टेट वाइज जो भी उनकी मतलब की पॉलिसी होती है वो आप लोग इसके अंदर लिखोगे। तो निर्देशक सिद्धांत राज्यों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुरक्षित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। हालांकि ये न्याय संगत नहीं है, फिर भी ये देश के शासन के लिए मौलिक है। मतलब कि जो भी आप लोगों का स्टेट वाइज है तो स्टेट वाइज में भी कुछ सरकार होती है, मतलब कि जो भी स्टेट वाइज पे जो भी मुख्यमंत्री होता है तो मुख्यमंत्री क्या करता है, अपने स्टेट में जो भी उसको चेंजेस करना होता है तो वो चेंजेस कर सकता है, बट जो भी वो चेंजेस कर रहा है वो ओवर द मतलब कि कंट्री चेंजेस नहीं होगा, उसकी उसी राज्य में आप लोगों का चेंजेस होगा, वो वाला चेंजेस जो भी वो करेगा। उसके बाद आप लोगों का मौलिक कर्तव्य। संविधान में राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों के लिए मौलिक
कर्तव्यों की एक सूची भी शामिल है। मतलब कि जो भी आप लोगों का कॉमन ये पीपल्स होते हैं उनके लिए ये मौलिक कर्तव्य भी सुनिश्चित किया जाता है कि हाँ, अगर आप लोगों को ये सोसाइटी में दिख रहा है कि अगर कोई चीज़ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ये बैड चीज़ें हैं तो उसको आप लोग जड़ से मतलब कि ख़त्म कर सकते हो, या फिर मतलब पुलिस को उस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज देके और फिर वहाँ वहाँ पे जाके उस चीज़ को टोटली बंद करवा सकते हो। ठीक है? तो इसके अंदर आप लोग ये बता सकते हो। उसके बाद है आप लोगों का स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका से आप लोग सिंपल समझ सकते हो, इसके अंतर्गत जो भी संविधान में लिखा गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के या फिर कोई भी मतलब कि दूसरा मतलब कि कानून को लेके आके और कोई इलीगल काम कर रहा है और फिर उसी के अगेंस्ट किसी ने केस कर दिया, एफआईआर कर दिया, तो वो चीजें जब भी न्यायपालिका में जाएगा तो उसको डायरेक्ट वो रद्द कर सकता है। उसके पास इतना पावर हो सकता है, मतलब कि होता है। ठीक है? उसके बाद आप लोगों का चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग से सिंपल समझ सकते हो, जो भी हमारा संविधान है उसके अंतर्गत मतलब कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव की जिम्मेदारी वो लेता है कि जो भी चुनाव है वो एकदम ये रियलिटी लॉयलिटी से होनी चाहिए, कोई भी इंसान चीट ना करे, तो उसका आप लोगों का संविधान उसको चेकआउट करते रहता है। उसके बाद आप लोग का संशोधन प्रक्रिया। तो संशोधन प्रक्रिया से आप लोग सिंपल समझ सकते हो, कोई भी अगर लॉ है, ठीक है, तो लॉ को अगर पास करना है तो लॉ को पास करना है तो जो भी संसद में बैठे हुए हैं ना, मतलब कि एक तो जिनकी सरकार होगी मतलब सेंटर में, जैसे अभी बीजेपी की है, ठीक है, बीजेपी बीजेपी की सरकार है। उसके बाद जो भी मतलब कि विपक्ष में है तो विपक्ष में कौन है, तो विपक्ष में कांग्रेस है, तो कांग्रेस की सरकार हो गई। तो ये दोनों जब तक इन दोनों की मतलब की परमिशन नहीं होगी ना तब तक वो लॉ पास नहीं होगा। तो ये चीज हो जाता है आप लोगों का संशोधन प्रक्रिया में। आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक बार इंग्लिश में इसको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को हिंदी में पूरा समझा दिया है, तो इंग्लिश में मैं बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है? तो जो भी मतलब कि स्टूडेंट इंग्लिश में जिनका इस सब्जेक्ट का पेपर है तो वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है? यही आप लोगों का आंसर था इंग्लिश में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, क्या मौलिक कर्तव्य न्याय संगत होने चाहिए? चर्चा कीजिए। मतलब कि जो भी मौलिक कर्तव्य है उसको न्याय संगत होने चाहिए, उसके बारे में आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का न्याय संगतता के पक्ष के तर्क। मतलब कि जो भी न्याय संगतता होती है उसके बारे में कुछ तर्क आप लोगों के लिए लेके आया हूं इस क्वेश्चन के आंसर में, तो डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है आप लोगों का प्रवर्तन तंत्र। मौलिक कर्तव्यों को न्यायोचित बनाने से इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक कानूनी ढांचा उपलब्ध होगा, इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेंगे और गैर अनुपालन के कानूनी परिणाम हो सकते हैं। मतलब कि इसके अंतर्गत जो भी मतलब कि जो हमारा लॉ होता है वो पास होता है, ठीक है, तो उस जो भी लॉ को ये पास किया गया है संसद के द्वारा, उसको जो कॉमन पीपल होते हैं या फिर जो भी आम जनता होती है तो वो उस लॉ को अच्छे से मतलब कि अपना ले और फिर उसके मतलब कि विरोधी में या फिर अगेंस्ट में कुछ भी ना करे। तो उसके लिए आप लोगों का इस पॉइंट में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है? उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट नागरिक जवाबदेही। अब इस पॉइंट में आप लोगों को सिंपली ये बताना है कि अगर कोई भी लॉ आप लोगों का ये पारित कर दिया गया है संसद से, ठीक है, तो अब लॉ तो पारित हो गया है, अब उस लॉ को जो भी मतलब कि आम जनता है उसको अच्छे से मतलब कि एक्सेप्ट करके उसके अंतर्गत अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो उसके अगर अगेंस्ट में काम करेगी तो उसके जवाबदेही कौन होगा? जो भी मतलब कि नागरिक उसके ये लॉ के अगेंस्ट काम करेगा वो इंसान खुद ही जवाबदेही होगा और कोई इंसान जवाबदेही नहीं होगा। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये आंसर लिखना है। ठीक है? उसके बाद है आप लोगों का थर्ड पॉइंट में आप लोगों को बताना है अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करना। मतलब कि जो भी अधिकार और जो भी कर्तव्य आप लोगों को दिए गए हैं, मतलब कि आम जनता को दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को सोसाइटी में अपना मतलब कि काम करना है। जो भी आप लोगों के पास अधिकार है, जो भी हमारे पास मूल अधिकार होते हैं वो तो आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर कोई भी मतलब कि जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसने कोई भी मतलब कि नया लॉ पारित किया और उसके अंतर्गत अगर आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा चीजें मतलब कि पावर मिलती है तो उसमें आप लोगों को उस एक्स्ट्रा पावर को यूज करते हुए अपना काम करना है। अगर जो भी एक्स्ट्रा पावर दिया गया है उसको मतलब कि उल्लंघन कर रहे हो तो उसके कर्तव्य के अंतर्गत आप लोग नहीं आते, वो बियॉन्ड मतलब कि लिमिट पार करके आप लोग चले जाते हो तो उसमें आप लोगों की ही जिम्मेदारी हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद है आप लोगों का यहाँ पे देखोगे न्याय संगतता के विरोधी तर्क। मतलब कि जो भी न्याय संगत है तो उसके जो भी मतलब कि विरोधी में चले जाते हैं तो उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। तो कर्तव्यों की प्रकृति, तो इसके अंतर्गत आप लोगों को बताना है मौलिक कर्तव्य स्वाभाविक रूप से नैतिक और नैतिक दायित्व है
और उन्हें कानूनी तरीकों से लागू करने का प्रयास व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। इन कर्तव्यों की स्वैच्छिक, प्राकृतिक, नैतिक और शिक्षा दृष्टिकोण के लिए बेहतर अनुकूल हो सकता है। मतलब कि जो भी आप लोग का कर्तव्य है उसका आप लोग सिंपल समझो, जो भी मतलब कि लॉ पारित किया गया है हमारा संसद से, अगर उसके अगेंस्ट आप लोग स्वतंत्र होना चाहते हो, मतलब कि लाइक आप लोगों को बोल दिया गया है एक लॉ के अकॉर्डिंग कि आप लोगों को रात के मतलब कि 12 बजे के बाद कोई भी लाउड स्पीकर पे आप लोगों को सॉन्ग या फिर म्यूजिक या फिर मतलब कि डीजे आप लोग नहीं बजा सकते। तो 11 बज के आप लोग 12 बज के आप लोग 5 मिनट से आप लोग बजाना चाहो या फिर 12 बज के 1 मिनट से ही आप लोग क्यों ना बजाना चाहो, तो उस केस में भी आप लोगों के घर पे पुलिस आ जाती है, आप लोगों का जो भी ये सिस्टम होता है उसको बंद करवा देते हैं वो। तो यही चीज है, अगर स्वतंत्र रूप से आप लोग करोगे तो जो भी मतलब कि लॉ बना है उसको आप लोग ब्रेक कर रहे हो, तो ब्रेक करोगे तो वहां पे आप लोगों को पनिशमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट, दुरुपयोग की संभावना। मतलब कि जो भी लॉ है उसका दुरुपयोग कैसे कर सकते हो आप लोग, अगर आप लोग करते हो तो उसके बारे में आप लोगों को क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है। तो लाइक सिंपल समझो, अभी जो भी मतलब कि संदीप महेश्वरी का वीडियो आ रहा है तो उसमें उन्होंने मतलब कि एमएलएम या फिर बहुत सारा मतलब कि ये ट्यूशन इंस्टीट्यूट एक्सपोज ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए। उसमें वो क्या करते हैं कि मतलब कि बहुत सारा स्कैम वो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर वो भी चीज अगर आप लोग कर रहे हो, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर लॉ है, ठीक है, उसको आप लोग थोड़ा सा मॉडरेट करके दूसरा लॉ आप लोग उसके अंतर्गत इंक्लूड करके और उसको मॉडरेट करके और अपना मतलब कि बिजनेस कर रहे हो, तो वो चीज आप लोगों का इलीगल वे में आ जाता है। तो वो चीजों से भी आप लोगों को बचना है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट, न्यायिक अतिरेक। मतलब कि इसमें आप लोगों को क्या बताना है, कुछ लोगों का तर्क है कि मौलिक कर्तव्यों की न्याय संगता न्यायिक अतिरेक को जन्म दे सकती है, जहां न्यायपालिका व्यक्तिगत नैतिकता के मामलों में शामिल हो सकता है जो संभावित रूप से शक्तियों के पृष्ठकरण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। मतलब कि इसके अंतर्गत कुछ ऐसे लॉ है, मतलब कि जैसे मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया कि कोई एक लॉ है, ठीक है, ये लॉ मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने पास किया और एक दूसरा लॉ है, ठीक है, वो लॉ भी आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट ने ही पास किया है, बट ये लॉ किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर अप्लाई होगा और ये लॉ किसी अदर पर्टिकुलर चीज पे अप्लाई होगा। बट कुछ लोग जो भी मतलब कि बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन दोनों लॉ को इंटरमिक्स कर देते हैं और इन दोनों का मतलब कि थोड़ा सा बेनिफिट इस लॉ का उठा लेंगे और थोड़ा सा बेनिफिट इस लॉ का उठा देंगे। ठीक है, अब जिसको एग्जैक्ट में नहीं पता उसको समझ नहीं आएगा और उसके साथ ये मतलब कि स्कैम टास्क परफॉर्म करने लगते हैं। तो ये चीज एक स्कैम श्रेणी में आता है और इसका ये मतलब कि जो दोनों लॉ है वो दोनों लॉ का आप लोग उल्लंघन कर रहे हो, मतलब कि अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तो उसके बारे में भी आप लोगों को पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का शिक्षा और जागरूकता पर ध्यान दे। मतलब कि कॉमन सी बात है, जैसे अभी मैंने बात किया लॉ नंबर 1 और लॉ नंबर 2, आप लोग दोनों को इंटरमिक्स करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ एडवांटेज आप लोगों के लिए तो मिल जाएगा, बट जो ये आम जनता है उनके लिए वो चीजें डिसएडवांटेज के रूप में भी काम कर सकता है। तो वो चीजें आप लोगों को नॉलेज मतलब कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिलीज या फिर जितने भी नोन में है या फिर नेबरहुड में है उनको अच्छे से दोगे, तभी जाके अगर कोई किसी के भी साथ स्कैम हो रहा है तो वो पकड़ सकता है कि हाँ ये वाला लॉ और ये वाला लॉ एक अलग अलग सिचुएशन पे है, बट जो भी मतलब कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस वो इन दोनों लॉ का मतलब कि मिक्सअप करके ये यूज कर रहे हैं और फिर वो मॉडरेट कर रहे हैं और फिर स्कैम कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन का आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में आंसर शो कर देता हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आप लोगों का इंग्लिश में क्वेश्चन बनता है, शुड फंडामेंटल ड्यूटीज बी जस्टिफिकेशन डिस्कस। तो यहाँ पे मैंने जो भी आप लोगों को हिंदी में समझाया वही आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में है, तो बस आप लोगों को सिंपली क्या करना है यहाँ पे अपना देख लेना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का इंग्लिश में भी मैंने आंसर शेयर कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है, लिबर्टी से आप क्या समझते हैं? लिबर्टी की विभिन्न विशेषताएं एवं कार्य लिखिए। मतलब कि लिबर्टी आप लोगों का कैसे सोसाइटी में इम्प्लीमेंट होता है, आप लोगों के लाइफ में कैसे यूज होता है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है सिंपली। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्वतंत्रता एक अवधारणा है जिसमें सत्ता या बाहरी ताकतों द्वारा लगाए गए दमनकारी प्रतिबंधों से मुक्त होने की स्थिति शामिल है। ये राजनीतिक दर्शन में एक मौलिक मूल्य है और अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा से जुड़ा होता है। स्वतंत्रता में यह विचार शामिल है कि व्यक्तियों को विकल्प चुनने, खुद को अभिव्यक्त करने और अनुचित हस्तक्षेप के बिना अपने हितों को आगे बढ़ाने का अधिकार है। यहाँ स्वतंत्रता की विभिन्न विशेषताएं और कार्य दिए गए हैं। मतलब कि आप लोग सिंपल समझो, जो भी आप लोगों का मूल्य मतलब मौलिक मूल्य है और जो भी आप लोगों का जो भी खुद का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर खुद के पर्सनैलिटी को आप लोग शो करना चाहते हो या फिर किसी भी चीज में आप लोग
ये जस्टिफिकेशन देना चाहते हो तो वो आप लोग दे सकते हो फ्रीडमली। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं मतलब कि विभिन्न विभिन्न विशेषताएं, मतलब कि लिबर्टी की विशेषताएं। पसंद की आज़ादी, मतलब किसी भी चीज को आप लोग पसंद कर सकते हो, कोई भी आप लोगों के ऊपर कोई मतलब प्रेशराइज नहीं होता। ओके, उसके बाद है आप लोगों का व्यक्तिगत स्वायत्तता, मतलब कि इसके अंतर्गत आप लोग किसी भी चीज का बढ़ावा दे सकते हो, या फिर कोई भी इंसान किसी के ऊपर शासन कर रहा है तो उसको भी आप लोग नियंत्रित कर सकते हो, मतलब रोक सकते हो। वो चीज आप लोगों को इस पॉइंट में लिखना है। ओके, उसके बाद है आप लोगों का अधिकारों की सुरक्षा, मतलब कि जो भी आप लोगों का मूल्य अधिकार है उसमें अगर कोई भी इंसान या फिर कोई भी पॉलिटिशियंस अगर उस चीज को हनन कर रहा है या फिर मतलब कि रोक रहा है तो उसके खिलाफ भी आप लोग अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हो, आप लोग एफआईआर दर्ज करके। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट कानून का शासन, मतलब कि जो भी आप लोगों का कानून है, मतलब कि एनवायरमेंट, आप लोगों का जो भी पुलिस है या फिर आर्मी है या फिर नेवी है या फिर जो भी मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हैं, उसमें क्या क्या रोल प्ले करता है कानून का शासन, वो आप लोग इसमें लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का समानता। तो समानता से आप लोग सिंपल समझ सकते हो इक्वलिटी, कोई भी इंसान क्या किसी भी कास्ट से हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है या फिर इजीबीटी हो सकता है, तो उसमें आप लोगों को कोई भी भेदभाव नहीं करना, सबको इक्वली सुरक्षा देना है, सबको इक्वली विचार व्यक्त करने का आप लोगों का राइट्स है, सबको एक समान ये व्यवहार करने का आप लोगों के पास राइट है। ओके, उसके बाद है आप लोगों का सीमित सरकार। तो सीमित सरकार से आप लोग सिंपल समझ सकते हो जो भी आप लोगों को सिद्धांत दिया गया है उसी के बिहेव पे आप लोग अपने कार्य कर सकते हो। अगर उसके बियॉन्ड जाते हो, मतलब कि आउट ऑफ लिमिट जाते हो, तो आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का अभिव्यक्ति की ये स्वतंत्रता। तो जो भी मतलब कि व्यक्ति है उसकी एक लिमिट तक स्वतंत्रता होती है। ठीक है, मतलब कि मान के चलो कि कोई भी इंसान है या फिर कोई भी लड़की है या फिर लड़का है तो उसकी एक लिमिट तक ही स्वतंत्रता होगी। अगर वो आउट ऑफ मतलब कि अपने लिमिट को समझेगा, मतलब कि अगर वो समझेगा कि मेरी तो मतलब कि इनफाइनाइट लिमिट है, तो उस केस में उसको मतलब कि पेनल्टी लग सकती है। मान के चलो कि कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में गवर्नमेंट ने ही बोल रखा है कि यहाँ पे नहीं आना, मना कर रखा है गवर्नमेंट ने, बट जो भी मतलब कि ये बॉय हो या फिर गर्ल हो तो वो उस एरिया में घुस जाते हैं, जबरदस्ती घुस जाते हैं, तो वहां पे उनका मतलब कि पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है उस एरिया में जाने के लिए। ठीक है, तो उस केस में उनको मतलब कि बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट या फिर कुछ भी मतलब कि डेंजरस हो सकता है, तो वो चीजों का आप लोगों को इस पॉइंट में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का स्वतंत्रता के कार्य, मतलब कि जो भी स्वतंत्र रूप से आप लोग कार्य कर सकते हो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताया गया। तो सब फर्स्ट है आप लोगों का लोकतांत्रिक शासन, मतलब कि इंडिया में लोकतांत्रिक शासन है, मतलब कि जो भी मतलब शासन होता है वो लोगों के थ्रू होता है। अब लोगों के थ्रू कैसे होता है, लाइक अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी पीएम है इंडिया देश के, तो उनको किन्होंने चुना है, हम ये कॉमन पीपल ने उनको चुन के प्रधानमंत्री बनाया, तब जाके वो शासन कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता से आप लोग सिंपल समझ सकते हो जिसकी भी मतलब घर की प्रॉब्लम्स होती है, तो घर की प्रॉब्लम्स जो होती है तो उसमें जो सरकार है वो भी इंक्लूड कहीं ना कहीं आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ भी चीज अगर खरीदते हैं तो उस चीज में हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो उस टैक्स के थ्रू हम लोग स्वतंत्र हो जाते हैं कि हाँ हम लोग किसी भी चीज को इनकम टैक्स सेव करने के लिए हम लोग कैपेबल हो जाते हैं कि हाँ अगर हमारा मतलब कि 2.5 अब तो हमारा हो गया है 7.5 लाख तक अगर आप लोगों की इनकम है तो आप लोग टैक्स पे नहीं करोगे, या फिर जो भी आप लोग शो कर देते हो तो वहां पे टैक्स पे नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हम जो छोटे छोटे चीज ये परचेस करते हैं, लाइक बिस्किट हो गया, ठीक है, लाइक ये चिप्स हो गया, या फिर लाइक कोई सा भी मतलब कि मिक्सचर हो गया, ठीक है, तो वो हम लोग जो ये खरीदते हैं तो उसमें भी हम लोग छोटा छोटा टैक्स पे कर रहे हैं, तो उस चीज में आप लोगों को थोड़ा सा ये डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास, मतलब कि सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास से आप लोग सिंपल समझ सकते हो जो भी आप लोगों का एनवायरमेंट है या फिर जो भी आप लोगों का कल्चर कल्चर है उसमें आप लोगों का विकास होता है। मतलब कि विकास से समझो कि जो भी गांव में है, ठीक है, तो गांव के लोग जो भी हैं तो उनको मतलब कि शहर में आने के लिए जो भी मतलब कि थोड़ा बहुत उन्हें पैसों का अरेंजमेंट या फिर जो भी उनका कल्चर है उनके अकॉर्डिंग वो शहर में रह सके, तो वो बंदोबस्त करते हैं कि हाँ प्रॉपर वे से हम अपना लाइफ शहर में बिता सके। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का सामाजिक प्रगति, मतलब कि सामाजिक प्रगति से आप लोग सिंपल समझ सकते हो जो भी आप लोग का समाज में चुनौती आ रहा है या फिर जो भी पॉजिटिविटी आ रही है उस चीज को, या फिर नेगेटिविटी आ रही है उस चीज को आप लोग अडॉप्ट करके उसके बाद उसको रिएक्ट करोगे, तो वो आप लोग का सामाजिक प्रतिक्रिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है आप लोग का नवाचार और रचनात्मक, मतलब कि जो भी चीज आप लोग कर रहे हो तो वो अट्रैक्टिव वे से होना चाहिए या फिर कोई भी क्रिएटिविटी होना चाहिए, जो भी अखबार है या फिर आविष्कार है या फिर किसी भी टाइप का आप लोग स्वतंत्र रूप से आप लोग कर सकते हो ये सब चीजें, तो वो चीज आप लोग इसमें लिखोगे। ओके, उसके बाद है आप लोग का व्यक्तिगत विकास, मतलब कि किसी भी इंसान का पर्टिकुलर कोई एक टारगेट होता है, वो उस टारगेट तक पहुंच जाता है तो उसका विकास हो जाता है। मतलब कि सिंपल समझो अगर कोई भी बॉय है, ठीक है, उसने टारगेट किया है कि मुझे मतलब कि 5 साल में
एक अपना बिजनेस खोल लेना है, तो 5 साल में वो बिजनेस अगर वो प्रॉपर वे से खोल लेता है, उसका पूरा सेटअप हो जाता है, तो उसकी जो मतलब डेवलपमेंट है, मतलब की विकास है, वो हो जाती है। तो उस वो चीज़ आप लोग इस पॉइंट में लिखोगे। उसके बाद है आप लोगों का नागरिक उत्तरदायित्व, मतलब कि जो भी नागरिक हैं या फिर गाँव में है या फिर शहर में है, तो वो जो भी है तो उनका कुछ ना कुछ दायित्व बनता है किसके लिए? तो वो गवर्नमेंट के लिए बनता है। अब गवर्नमेंट के लिए कैसे बनता है कि अगर वो मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो प्रॉपर वे से करना चाहिए, कोई भी उसमें मतलब कि इल्लीगल मेथड यूज़ नहीं होना चाहिए, तो वो आप लोगों को इस पॉइंट में लिखना है। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने जो लास्ट में लिबर्टी वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है वही आप लोगों के सामने इंग्लिश में भी लेके आ चुका हूँ, तो आप लोग इंग्लिश में इसका आंसर देख लो फटाफट। मैं इसको आंसर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर जिसको भी पीडीएफ लेना हो तो वो पीडीएफ ले सकता है। तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा है, धर्मनिरपेक्ष शब्द की व्याख्या कीजिए। धर्मनिरपेक्ष की भारतीय अवधारणा और धर्मनिरपेक्ष की पश्चिमी अवधारणा के बीच दो अंतरों का चर्चा करें। मतलब कि धर्मनिरपेक्ष होता क्या है उसके बारे में आप लोगों को पहले बताना है, मतलब कि डेफिनेशन बताना है, और फिर जो भारतीय अवधारणा है और पश्चिमी जो अवधारणा है, मतलब कि एक भारतीय अवधारणा है और जो एक वेस्टर्न कंट्री है, मतलब कि वेस्टर्न कंट्री से आप लोग समझ सकते हो यूरोपियन कंट्रीज हो गए, और फिर आप लोगों का अफ्रीकन और फिर यूएस वाले जो भी कंट्रीज है वहां की अवधारणा क्या है, उसके बीच में आप लोगों को दो अंतर या फिर दो से ज्यादा आप लोग अंतर बता सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को समझना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्ष एक राजनीतिक और दार्शनिक सिद्धांत है जो राज्य के मामलों और नागरिक स्थानों के शासन से धर्म को अलग करने की वकालत करता है, जिसमें धर्म मामलों के संबंध में राज्य की तटस्थता के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न धार्मिक विश्वासों के व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और धार्मिक स्थान राजनीतिक और कानूनी निर्णयों पर सुनिश्चित प्रभाव नहीं डालते हैं। मतलब कि इसमें सिंपल समझो कि धर्मनिरपेक्ष जो हमारा है वो किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता। ठीक है, वो किसी भी एक कल्चर को प्रमोट नहीं करता, या फिर कोई भी मतलब कि एक पर्टिकुलर बिहार को लेके चलते हैं तो बिहार एक स्टेट है, वहां पे जो भी धर्म को फॉलो किया जाता है किया जाता है। ठीक है, अब ये झारखंड एक दूसरा ये स्टेट है, अब वहां पे जो भी मतलब स्टेट ये धर्म को फॉलो किया जाता है तो फॉलो किया जाता है। अब जो बिहार का एक पर्सन है वो क्या है, वो झारखंड में जाके रह रहा है। ठीक है, तो अब एक झारखंड का पर्सन है वो वहीं का मतलब कि मूल निवासी है, तो ये एक बंदा है बिहार का और एक बंदा है झारखंड का, दोनों रहते हैं झारखंड में। अब दोनों के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो ये नहीं है कि जो झारखंड गवर्नमेंट है वो ये झारखंड वाले बंदे को ज्यादा मतलब की प्रायोरिटी देगा, नहीं, वो क्या करेगा, दोनों को ही बिना धर्म या फिर बिना ये कल्चर या फिर बिना प्लेस के पहले तो ये निरपेक्ष हो जाएगा, उसके बाद देखेगा गलती किसकी है। अगर गलती बिहार वाले बंदे की होगी तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, अगर गलती झारखंड वाले बंदे की होगी तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग का हो जाता है धर्मनिरपेक्ष, कि किसी भी चीज को प्रायोरिटी वो नहीं देते। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का धर्मनिरपेक्ष की भारतीय और पश्चिमी अवधारणा के बीच में अंतर। मतलब कि जो भारतीय अवधारणा है और जो वेस्टर्न कंट्रीज में अवधारणा है वो आप लोगों को इस पॉइंट्स में समझाया जाएगा। ठीक है, धर्म के प्रति दृष्टिकोण। तो पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष में अक्सर चर्च और राज्य को अलग करने पर जोर दिया जाता है, खासकर ईसाई ऐतिहासिक प्रभाव वाले देशों में लक्ष्य एक तत्स्य सामाजिक स्थान बना है जहां व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हो या बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि सिंपल समझो, वहां पे एक चर्च बना होता है, वहां पे वो अपना धर्म मतलब कि जो भी मतलब अपने विश या फिर जो भी मतलब कि अपने प्रेयर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष को सामाजिक क्षेत्र में धार्मिक भाव प्रभाव की अनुपस्थिति के रूप में देखा जाता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक स्थान किसी विशेष धार्मिक परंपरा से जुड़े ना हो। मतलब कि इसमें सिंपल समझ सकते हो, जो भी हमारा धर्मनिरपेक्ष इंडिया में वहां पे फॉलो किया जाता है, पश्चिमी देश में फॉलो किया जाता है, उसमें आप लोगों का सिंपली ये फॉर्मेट होता है कि कोई भी धर्म प्लेस है वहां पे कोई अदर कास्ट के या फिर कोई भी अदर समुदाय के ना जाए, उनसे उनका उलझन ना हो जाए, तो वो चीजें आप लोगों को पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष में देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का भारतीय धर्मनिरपेक्ष। तो भारतीय धर्मनिरपेक्ष अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाती है, जिसका लक्ष्य भारत के विभिन्न धर्मों और सांस्कृतिक ताने बाने को समायोजित करना है। यह धर्म की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान, व्यवहार और सम्मान के बारे में है। मतलब कि सिंपल समझो, जो भी इंडिया में है, अगर कोई भी इंसान मंदिर में है तो मंदिर में वो
क्रिश्चियन की भी प्रेयर कर सकता है एंड किसी और कास्ट का भी प्रेयर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंटेन किया जाता है कि किसी भी धर्म के किसी भी लोग कहीं पे भी जाके अपने सच्चे निष्ठा से अगर प्रेयर करते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को इंडिया में देखी जाती है। भारतीय संविधान सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत को स्थापित करता है और राज्य से अपेक्षा की जाती है, मतलब कि राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सकारात्मक हस्तक्षेप करे। मतलब कि सिंपल समझो, जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का क्या बोला जाता है कि जो भी आप लोगों का धर्म है, कोई सा भी धर्म है, इंडिया में बहुत सारे धर्म है, उन सबको इक्वली राइट्स हो, इक्वली रिस्पेक्ट हो, और जो भी स्टेट हो या फिर जो भी कल्चर हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्लेस हो, उसमें किसी भी तरीके से किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबके लिए पॉजिटिविटी होना चाहिए। अगर किसी के साथ नेगेटिविटी हो रही है या फिर बुरा बर्ताव हो रहा है तो उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। तो वो चीज आप लोगों को इंडिया में फॉलो की जाती है। फिर उसके बाद है आप लोगों का धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप। तो ये आप लोगों का पश्चिमी में क्या होता है, तो पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष में अक्सर धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप को कम करने का ध्यान केंद्रित किया जाता है। राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह तटस्थ रहे और धार्मिक स्थानों के आंतरिक कामकाज में खुद को शामिल ना करे। ओके, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट, लक्ष्य राज्य स्थान की स्थापना को रोकना और धार्मिक स्थानों को सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र रखकर धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। मतलब कि वहां पे क्या होता है कि जो भी मतलब कि पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे सिंपल समझो तो वहां पे कोई सा भी मतलब कि दंगा हो जाए या फिर कोई भी ये बहस हो जाए तो वहां पे जो भी सरकार है वो यही अपील करती है कि कोई भी इंसान अपने धर्म के, या फिर क्रिश्चियन हो या फिर कोई भी मंदिर हो ये या फिर कोई भी ये मुस्लिम का हो, तो वहां पे ना जाए, अपने घर पे ही रहे। ये चीजें वहां पे प्रोवाइड की जाती है। और जो भी मतलब कि धर्म ये स्थान होता है उसको मतलब कि गवर्नमेंट अपने अंदर कैप्चर कर लेती है, वहां पे किसी को भी जाने से मना कर देती है, ठीक है। अब इंडिया में क्या होता है इसी सिचुएशन में, तो इंडिया में आप लोगों का धार्मिक मामलों में कुछ हद तक राज्य का हस्तक्षेप शामिल है, खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए राज्य समान व्यवहारिक सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए कानून या नीतियां बना सकता है। तो इससे आप लोग सिंपल समझो फर्स्ट पॉइंट से, जो भी हमारा राज्य सरकार होता है वो किसी भी अगर धर्म के लिए मतलब कि बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता है या फिर उसको नेगेटिविटी में लेके जाता है या फिर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, तो उसके लिए जो भी राज्य सरकार है वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी मतलब कि चेंजेस कर सकता है लॉ के साथ, ठीक है। उसके बाद या फिर किसी भी चीज को वो प्रमोट कर सकता है राज्य सरकार, उसको मतलब कि स्टेबल करने के लिए। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राज्य को धर्मनिरपेक्ष रखते हुए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति है। इस दृष्टिकोण को अक्सर सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। मतलब कि सिंपल समझो, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय बनाने में या फिर उस चीज को बढ़ावा देने में या फिर उस चीज को की रक्षा करने में आप लोगों का जो भी राज्य सरकार है वो अच्छे से हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो वही चीज आप लोगों का यहाँ पे ओवरऑल दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग धर्मनिरपेक्ष का जो आप लोगों का क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है उसी का यहाँ पे आप लोगों का इंग्लिश में आंसर गिवन है। तो यहाँ पे जिनके पास इंग्लिश में इस सब्जेक्ट है वो यहाँ पे अपना आंसर इंग्लिश में देख ले।